नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में से एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुई एक दर्दनाक घटना के बारे में, जहां सिल्क यारा बैंड बारकोट टनल के धराशायी होने से 41 मजदूर फंस गए हैं। आज हम देखेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है और सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए इससे क्या सीख मिलती है। टनल का कंस्ट्रक्शन नवायुगा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा था। यह टनल यमुनोत्री के नेशनल हाईवे 134 पर स्थित है और इसका उद्देश्य धरासू से यमुनोत्री तक की दूरी को 20 किलोमीटर तक कम करना था। जैसा कि आप लोग ये मैप देख रहे हैं, यहां पर है धरासू और यहां से पहुंचना है यमुनोत्री। तो ये इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। इसी मार्ग पर बीच में बनाया जा रहा था क्या, एक टनल बनाया जा रहा था जिसका लंबाई मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं डायरेक्टली मैप में। ये हम आ गए हैं मैप में और देखते हैं पूरा डिटेल कि ये रास्ता कैसे है। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में यूके मतलब उत्तराखंड में चलते हैं और उत्तराखंड के अंदर यहां पर एक जगह है धरासू, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर देहरादून जो कि राजधानी है उत्तराखंड की। इस राजधानी के करीब है यहां पर धरासू। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, ये एक तरह का गांव है लेकिन एक इंपॉर्टेंट जोन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहीं से ही गंगोत्री जाने के लिए भी मार्ग बनाया गया था। अब ये धरासू क्या है, एक जंक्शन है जहां पर काफी सारे रोड्स आकर मिलते हैं। अब यहीं पर आगे चलेंगे, हम आगे चल के देखिए, मैं यहां पर जूम करके दिखाता हूं आपको। एक जगह है यहां पर, देखिए ये है सिल्क यारा बैंड। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है सिल्क यारा बैंड। पहले क्या होता था, पहले अगर किसी को यमुनोत्री जाना हो तो यमुनोत्री जाने के लिए धरासू से चलेंगे और आगे चलते हुए इस तरह से मार्ग यहां पर था और यहां पर पहुंचते थे इस तरह से यहां पर, देन आगे जाके अपना मार्ग मिलता था यमुनोत्री के लिए। लेकिन अभी इस टनल से क्या फायदा हो रहा था, तो ये सिल्क यारा यहां पर है और यहां पर है बारकोट। इन दोनों के बीच में एक टनल बनाई जा रही है, लगभग 4 किलोमीटर की ये टनल है। इस टनल से क्या फायदा होगा कि इतना जो डिस्टेंस कवर अप किया जाता था, ये कवर अप करने में यहां पर क्या होगी, बचेगा। यहां पर हमारा टाइम बचेगा, लगभग बताया जा रहा है 1 घंटे से ज्यादा का समय यहां पर बचाया जा रहा था इस टनल को बनने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको समझ में आ गया टनल क्यों बनाई जा रही थी। टनल इसलिए बनाई जा रही थी कि रास्ते को, जो ये मूविंग टेरेन है, इससे इग्नोर करते हुए एक नया रास्ता बना दिया जाए विद द हेल्प ऑफ टनल, जिससे यमुनोत्री पहुंचने में आसानी मिल सके। दोस्तों यहां पर है देहरादून। और दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, दोस्तों देहरादून में भी जॉब गारंटी साइट ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है आपके देहरादून में। अब दोस्तों देखिए कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जहां पे आपको जो है इन साइट ट्रेनिंग मिलती है। वो है अहमदाबाद, औरंगाबाद, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून आपका देहरादून उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, द्वारका, न्यू दिल्ली में, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मथुरा, मोहाली, नागपुर, प्रयागराज, पुणे, रांची, हैदराबाद और साकेत जो कि दिल्ली में एस्टेब्लिश है। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर ट्रेनिंग्स मिलती हैं आपको, साइट रिलेटेड ट्रेनिंग। और देखिए यह सबसे बड़ी बात कि एक बैच में मात्र 20 इंजीनियर्स को यह ट्रेनिंग्स मिल पा रही है, जिसमें जॉब की गारंटी है। देखिए जॉब प्लेसमेंट सिविल गुरुजी द्वारा करवाया जा रहा है हर एक इंजीनियर का, जिसमें देखिए इतने सारे इंजीनियर्स आपको जो दिख रहे हैं इनका जॉब प्लेसमेंट हो चुका है। कैसी कैसी कंपनीज में, एलएनटी में, एनटीपीसी में, एनसीसी प्राइवेट लिमिटेड, बंसल ग्रुप, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनसीसी लिमिटेड, जेपी एसोसिएटेड, श्रीजी कंस्ट्रक्शन और एलएनटी जैसी कंपनी में इनका प्लेसमेंट हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में अपने कैरियर को ग्रोथ देना, अपने जॉब स्किल्स को आगे बढ़ाना, फ्रेशर के टैग को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना, तो ये जो ऑन साइट ट्रेनिंग है वो आप सभी लोगों के लिए की जा रही है। तो अभी आपको समझ में तो आ गया कि धरासू से यमुनोत्री जाने के लिए जो टनल बनाई जा रही है, उस टनल को कहां बनाया जा रहा है। वो टनल आपके इस वाले बैंड में बनाया जा रहा है। ये वाला बैंड है, ये टनल बनाया जा रहा है यहां पर, जैसा कि आपको यहां पर भी दिख रहा है ये वाला टनल। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे हम कि जो प्रोजेक्ट की डिटेल है बेसिकली, जो कि आपके कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने बना के दी है। कब बनाई थी, 2018 में, 20 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी। मतलब ये जो प्रोजेक्ट की डिटेल स्टार्ट हुई है वो 20 फरवरी 2018, आज लगभग 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों यहां पर देखो जो कैबिनेट कमेटी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको अप्रूवल मिला। किसका अप्रूवल मिला, 4.531 किलोमीटर का
4.53 मीटर का लॉन्ग 2 लेन बाय डायरेक्शनल सिलक्यारा बैंड बारकोड टनल बनाया जा रहा है, जिससे धरासू से यमुनोत्री जाने के लिए रास्ते में आसानी रहे और आपका टाइम सेव हो सके। जो चेनेज है, जितने सिविल इंजीनियर्स मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग को बताना चाहूंगा, कॉप्स फॉर हाईवे कोर्स में हमने जो है पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन सिखाया। वहां पर आपको समझ में आएगा चेनेज क्या है, ये पैकेज क्या बोल रहे हैं। यहां पर 25 किलोमीटर से लेकर 51 किलोमीटर का जो चेनेज है उत्तराखंड में इस हाईवे पे, कौन सा हाईवे है ये, NH 134 पर, उसकी बात की जा रही है। जो प्रोजेक्ट है वो 134 पर है, जिसको पहले बोला जाता था NH 94 स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्टेट में आता था ये। द प्रोजेक्ट विल बी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन में EPC मोड की पूरी डिटेल है, अवेलेबल है। शायद शेड्यूल A की बात हो या पेमेंट के लिए शेड्यूल H की बात हो या आर्टिकल्स की बात हो। ये EPC मोड बेसिकली क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके आधार पर यहां पर वर्क करवाया जा रहा है। दिस इज फंडेड बाय NH, नेशनल हाईवे के द्वारा फंडेड है। और साथ में यहां पर हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट बात, 4 साल का पीरियड दिया गया था इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 5 साल तो हो चुके हैं अभी भी। और यहां पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी सिविल वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, वो 1119 करोड़ रुपए क्या करे गए थे, अलॉट करे गए थे। लेकिन जबकि प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट थी 1383 करोड़। ये सिविल इंजीनियर कम्युनिटी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों के बारे में। और देखिए आगे और भी डिटेल है, जो लैंड एक्विजिशन है, रिहेबिलिटेशन है, प्री कंस्ट्रक्शन वर्क है, इनको बाहर रखा गया था। ये आपके ये 1378 करोड़ में जो है इंक्लूड नहीं थे, ये क्या है, अलग है। 1383 करोड़ सॉरी, इसमें इंक्लूड नहीं थे, ये अलग से इन पार्ट को क्या है एग्जीक्यूट करना था। अब दोस्तों यहां पर देखो कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट विल रिड्यूस द ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ धरासू से यमुनोत्री बाय 20 किलोमीटर। आपका ये दूरी को क्या करता, कम करता, 20 किलोमीटर की दूरी को कम करता। और यहां पे अबाउट एन आवर, मतलब 1 घंटे से ज्यादा का समय आपका ये बचाता, अगर आपको धरासू से यमुनोत्री के बीच में ट्रेवल करना है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यमुनोत्री भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे जाके बॉर्डर एरिया भी कवर अप करता है, तो इसलिए ये रोड का डेवलपमेंट, ये टनल का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए दोस्तों यहां पर जो बताया गया है कि ये जो डिपार्टमेंट है वो ऑब्वियसली आपका मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको नितिन गडकरी जी चलाते हैं, जिस डिपार्टमेंट को, जिसके वो मिनिस्टर भी हैं। और साथ में देखो एक और एजेंसी है, एक और अथॉरिटी, जैसे आपने NHAI सुना है, एक था NHIDCL, मतलब नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके सहयोग से यहां पर क्या किया जाता था, काम किया जा रहा था। तो ये थी प्रोजेक्ट की डिटेल। इस प्रोजेक्ट को 1383 करोड़ में कंप्लीट करना था विद इन 4 ईयर, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है क्योंकि उत्तराखंड एक ज्योग्राफिकल देखा जाए तो बहुत ही टेरेन एरिया है, मतलब वहां पे एक जैसा मौसम नहीं रहता है, कभी भी वहां पे जो है बारिश वगैरह, पहाड़ का एरिया है, टेरेन रीजन है, जिसकी वजह से तकलीफें आती हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते टाइम। दोस्तों 12 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 5:30 बजे ये हादसा हुआ, जिसमें टनल का एक हिस्सा के गिर जाने से लगभग 41 मजदूर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जिसको NDRF, SDRF और पुलिस ने तुरंत कदम उठाया। रेस्क्यू के लिए 2 टनल बोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन एक टनल बोल्डिंग मशीन का किसी तरह से नुकसान हो गया, उसमें जो पार्ट्स डैमेज हो गए, तो दूसरा टनल बोल्डिंग मशीन के पार्ट्स को मंगाया गया साइड पर। यहां पर अब दोस्तों देखो, यहां पर अगर मैं बताऊं आपको कि ये जो सिलियारा बैंड का फेस है, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये सिलियारा बैंड का फेस है। यहीं से तकरीबन 200 मीटर अंदर, मतलब ये टनल बनाई जा रही थी कितने किलोमीटर की, 4 किलोमीटर से ज्यादा की ये क्या थी, टनल थी। लेकिन यहीं से 200 किलोमीटर अंदर, इस फेस से 200 मीटर अंदर बाद यहां पर क्या हुआ, ये जो पहाड़ है ये भर भरा के गिर गया अंदर। यहां पर टनल को क्या कर दिया इसने, डैमेज कर दिया टनल को। और डैमेज करने के कितना हिस्सा डैमेज किया, 200 मीटर के बाद लगभग 53 मीटर के एरिया को क्या करा इसने, डैमेज किया। इस 53 मीटर के बाद यहां पर कहीं वो मजदूर अवेलेबल हैं जो इसमें क्या है, फंसे हुए, जिनको निकालने के लिए मशक्कत की जा रही है, ये 200 मीटर अंदर बाद। तो अभी आपको समझ में आ गया ये कौन सा फेस है जहां से आपका टनल स्टार्ट हो रहा है। कौन सा फेस, ये सिल्कयारा फेस बोलते हैं इसको, सिल्कयारा फेस बोला जाता है इसको। इस सिल्कयारा फेस से 200 मीटर अंदर पहाड़ यहां से धसा और यहां से क्या हुआ, 53 मीटर का एरिया हमारा क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। और आपको बताना चाहूंगा इस टनल में जो 4 किलोमीटर का लगभग काम होना था, लगभग 2.3 किलोमीटर का काम कंप्लीट हुआ है, मतलब 2 किलोमीटर से ज्यादा का काम कंप्लीट हो चुका था।
अब क्या हो गया नुकसान, यहां पर जो पहाड़ गिरा उसके साथ साथ जो रेनफोर्समेंट थे, जो स्टील बार थे, वो जो कंक्रीट पार्ट था वो भी क्या हुआ, डैमेज हुआ, जिसकी वजह से उन्हें निकालने में, उनको ड्रिलिंग करने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि स्टील जहां आ जाता है उसको काटना है, पहले उसको जो है ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग की जो ब्लेड्स होते हैं उनको क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है वो कहीं ना कहीं। अब दोस्तों एक एनिमेशन से दिखाता हूं आपको कि ये बेसिकली हुआ कैसे हादसा। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक सिलियारा बैंड फेस, आपका सिलियारा बैंड फेस जो मैंने आपको दिखाया टनल का हिस्सा। इस टनल के हिस्से में लगभग 4.5 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई जा रही थी, लगभग 4.5 किलोमीटर की क्या थी, एक लंबी सुरंग बनाई जा रही थी। क्यों बनाई जा रही थी, क्योंकि सिलियारा बैंड फेस से बारकोड के बीच में हमें क्या करना था, ज्वाइन करना था। इस तरह से यहां पे पहाड़ गिरा 200 मीटर, इस फेस से लगभग 200 मीटर आगे 53 मीटर का हिस्सा करीबन क्या हो गया, डैमेज हो गया, जिसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं जो मजदूर हैं उसके बीच में क्या हो गया, ब्लॉक हो गए दोनों टनल के बीच में। बाद में यहां पर काट के एक पाइप डाला गया जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर तरीके से चले, उनकी जान माल की हानि कम से कम हो, इस वजह से वहां पर इस तरह के प्रिकॉशंस को भी अपनाया गया। दोस्तों इसके बाद रेस्क्यू टीम यहां पर आई, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस की मदद ली गई। दोस्तों देखिए रेस्क्यू टीम ने ड्रिलिंग का काम टनल में स्टार्ट कर दिया। टनल के अंदर 3 पाइप डाले गए हैं, एक डाला हुआ है ऑक्सीजन के लिए, एक डाला हुआ है सूखे खाने के लिए और एक डाला है 15 सेंटीमीटर चौड़ी पाइप, जिसके जरिए गर्म पानी और एंडोस्कोपिक कैमरे को भेजा जा सके। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं पूरा ड्रिलिंग का काम चल रहा है। यहां पर ये जो पहाड़ का मलबा देखा जा रहा है, यहां पर देखिए पहाड़ का जो मलबा आपको अब दिख रहा है, ये वाला मलबा, इसी के पीछे ये जो आप रेनफोर्समेंट देख रहे हैं, रेनफोर्समेंट कौन सा है, जो हमने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बना लिया था टनल के अंदर, इसके पीछे क्या है, हमारे वो मजदूर अवेलेबल हैं, 41 मजदूर इसके पीछे ही क्या है, फंसे हुए हैं। यहां से क्या की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, यहां से ड्रिलिंग की जा रही है। किसकी मशीन से, किसकी सहायता से की जा रही है, जो आप देख रहे हैं यहां पर ऑगर मशीन है। ये कौन सी मशीन है, ये ऑगर मशीन है, AUGR, ऑगर मशीन। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्पेरिकल ब्लेड है इसके, ये स्पेरिकल ब्लेड क्या करेंगे, यहां पर इसमें ड्रिलिंग का कार्य स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको यहां पर भी दिख रहा है, ड्रिलिंग करके क्या कर रहा है, डेब्रीज जो मलबा है उनको बाहर निकालने का काम चल रहा है, जिससे मजदूरों तक संपर्क किया जा सके। छोटे पाइप, लगभग जो पाइप हैं जिनसे हम जो खाना भेज पा रहे हैं, एंडोस्कोपिक कैमरा भेज पा रहे हैं, वो मजदूरों तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जब बड़े पाइप को भेजा जाता है तो क्या होता है, ये जो ब्लेड है ये हैवी ब्लेड चाहिए, लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा ब्लेड्स डैमेज भी हो जाते हैं। क्यों डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि रेनफोर्समेंट है, रबल मटेरियल है यहां पर, इसके अलावा स्टोन्स हैं, जिनके कारण क्या हो जाता है, ये ब्लेड भी आगे जाकर क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है यहां पर, बेसिकली कुछ इस तरह का कैमरा होता है एंडोस्कोपिक, जो छोटे से छोटे एरिया में आपका जा सकता है। एक स्क्रीन पर हम उसके अंदर की सारी जानकारी देख सकते हैं। पहले मेडिकल टर्म में बहुत ज्यादा देखा जाता था कि जितनी भी सर्जरीज होती थी तो ये डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे इस कैमरा का, एंडोस्कोपिक कैमरा आज भी यूज करते हैं, कि अंदर की चीजें यहां से देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा चल रहा है आपका, या आपकी कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट की सर्जरी कर रही है, तो वहां पर भी ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं आपको एक अंदर का वीडियो दिखाता हूं जो कि एंडोस्कोपिक कैमरे से यूज किया गया है। ये जितने आपको मजदूर दिख रहे हैं उस टनल के डेब्रीज के, मलबे के क्या है, पीछे हैं। और ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है, इक्विपमेंट दिख रहा है, ये क्या है, आपका एंडोस्कोपिक कैमरा है। ये एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से उन मजदूरों तक इजीली पहुंच पाए हैं। दोस्तों एंडोस्कोपिक कैमरे से ये पता चल पाया कि जो मजदूर हैं वो एकदम सुरक्षित हैं। अब दोस्तों 21 नवंबर तक वर्कर्स से संपर्क हो चुका था, उन्होंने जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। 22 और 23 नवंबर को ड्रिलिंग में देरी हुई क्योंकि मलबा और मेटल रॉड की कंसिस्टेंसी में समस्या आई थी। इस समय तक ऑपरेशन की डेब्रीज को लगभग 75% तक साफ कर चुके हैं। अब दोस्तों जो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि मैं मशीन दिखा रहा हूं आपको, ड्रिल मशीन, ऑगर मशीन और TBM, यही मेन मशीन है जिनका इस्तेमाल करके यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। प्रायोरिटी थी मेन की मजदूरों तक इजीली पहुंच पाए, इसके लिए इनिशियल कंडीशन पर ड्रिलिंग मशीन मेथड का यूज किया गया। लेकिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ड्यू टू अनस्टेबल डेब्रीज और टफ जियोलॉजिकल कंडीशन, जैसा कि उत्तराखंड का एक टफ कंडीशन रहता है। देखिए ऑगर मशीन आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो ऑगर मशीन है, ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ऑगर मशीन। ये जो ऑगर मशीन है इसको डिप्लॉय किया गया था टू ड्रिल थ्रू द डेब्रीज। ये मशीन इफेक्टिवली सॉइल और सॉफ्टवेयर मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस केस में कुछ एरियाज में रॉकी टेरेन, मेटल, रेनफोर्समेंट ने ड्रिलिंग को स्लो कर दिया था। जब इनिशियल एफर्ट काफी नहीं थे तो मोर एडवांस ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। इन मशीन में हाई पावर ड्रिल बिट्स होते हैं जो ज्यादा सॉलिड रॉक्स और अदर मटेरियल्स को जनरेट कर सकते हैं। देखिए 22 और 23 नवंबर को ड्रिलिंग में मेजर सेटबैक्स आए। द कंसिस्टेंसी ऑफ रबल और मटेरियल रॉड्स और ने ड्रिलिंग को काफी डिले किया और ड्रिलिंग मशीन और उसके माउंटिंग परफॉर्मेंस के सिग्निफिकेंट रिपेयर की जरूरत पड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो मशीन्स के पार्ट है, ऑगर के जो ड्रिलिंग शाफ्ट्स है, ये क्या हो गए, डैमेज हो गए।
क्यों डैमेज हो गए? क्योंकि वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि रवल्स हैं, वहां पर रवल मटेरियल है, मेटल्स हैं, वहां पर जो है रेनफोर्समेंट है, जो क्या कर रहे हैं, इनको डैमेज कर दे रहे हैं। इसलिए कठिनाइयां मेन आ रही है। इनको रिपेयर की जरूरत पड़ती है। रिपेयर जब तक होते हैं उसके बाद जो है दूसरा स्टेप जो है अपनाना पड़ता है। अच्छी बात यह है इसके हादसे के बाद दूसरा कोई हादसा वहां पर परफॉर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, काम कर पा रहे हैं। टीबीएम मशीन लगाया गया यहां पर, टनल बोल्टिंग मशीन, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूं। टीबीएम मशीन का कैसे वर्क करते हैं, टीबीएम मशीन पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। टीबीएम मशीन से जो वाइब्रेशन हो रही है उसके कारण भी यहां पर समस्याएं पैदा हो रही हैं। देखिए एक इनोवेटिव स्टेप था ट्रैप्ड वर्कर्स तक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना और उन्हें न्यूट्रिशन पहुंचाना। इसके लिए बाइड पाइप का यूज किया गया, जिनसे ड्राइड फ्रूट, हॉट मील्स और ऑक्सीजन जैसे एसेंशियल्स को प्रोवाइड किया गया। देखिए अब तक के एफर्ट के बाद उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। इस इंसिडेंट से हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन मिलती हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और फ्यूचर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। ध्यान से सुनेगा। जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, ये लोकल सेफ्टी रेगुलेशन होते हैं, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के हर फेज में गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। ये नॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे, ड्यूरेबल रहे और रिलायबल होते रहे। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रिस्क असेसमेंट होता है। इसे करने से पहले इंजीनियर्स को, प्लानर्स को साइट का जियोलॉजिकल कंडीशन और मौसम और पॉसिबल हजार्ड्स को स्टडी करना चाहिए। इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान्स को डिटेल और एक्सेसिबल होना चाहिए। ये प्लान्स वर्कर्स को ट्रेन करते हैं कि कैसे इमरजेंसी की टनल कोलैप्स या फिर फायर या फ्लड्स में रिएक्ट करना होता है लेबर्स को। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आर्मी जो पर्सन होते हैं उनको इमरजेंसी के लिए ट्रेंड किया जाता है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किसी भी तरह से यदि टनल में कोई हादसा हो गया है या हाइट से गिरते हैं तो क्या होता है, या सीवीआर किसी को देना हो तो क्या, कैसे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इमरजेंसी इवैक्यूएशन होगा या डिजास्टर रेस्पॉन्स की टेक्निक्स हमको वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए, जिससे ऐसे कभी हादसे हो तो वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा सेफ रह पाएं। सेफ्टी गियर का भी यूज क्रूशियल है। इसमें शामिल है हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो वर्कर्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं। देखिए अभी हमने जो फुटेज देखा था उसमें साफ साफ दिख रहा है वर्कर्स हेलमेट पहने हुए हैं। यह बहुत अच्छा संकेत है कि वहां पर हेलमेट्स पहने हुए थे वर्कर। उत्तरकाशी जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में सेफ्टी नॉर्म्स का स्ट्रिक्टली फॉलो करना और भी जरूरी है। रेगुलर इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग सिस्टम और सेफ्टी ड्रिल से रिस्क को कम किया जा सकता है। देखिए इंजीनियर्स और प्लानर्स को लेटेस्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम जो सॉइल स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को ट्रैक करते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स और ट्रेनिंग से उत्तरकाशी जैसे हादसों को रोकने में मदद मिलती है। इस हादसे से हमने यह सीखा है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा को लेकर कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। हम सिविल इंजीनियर्स के रूप में इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और बेहतर बनाने का संकल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। To more update in civil engineering, please subscribe this channel and आप इन हादसों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।